Hello everyone, welcome to PW CSIR Net यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आस्था शर्मा। और आज जो है हम इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे जो हमारे CSIR नेट है उसका केमिकल साइंसेज में पर्टिकुलरली सिलेबस क्या रहता है ना। किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें उसका एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए कि उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम रहता है और उसका सिलेबस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पढ़ना क्या है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है, हमें पहले ये सीख पता होना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं CSIR नेट, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखो CSIR नेट में ना, जब हम केमिकल साइंसेज की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो उसमें 3 सेक्शन होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट ए सेक्शन होता है वो मेजरली हमारा केमिस्ट्री का नहीं होता, उसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं टोटल। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है? 0.5 की 1/4 जो है हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है हर क्वेश्चन के लिए, CSIR नेट के लिए। तो इसमें हमें 15 क्वेश्चन करने होते हैं और ये जनरल एप्टीट्यूड है अपना, कि आपको कितना बेसिक मैथ्स आता है, कितना एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, इस बेसिस पे आपको जज करा जाता है इस पार्ट में। फिर हमारा जो मेजरली पार्ट बी, पार्ट सी है, ये जो 2 पार्ट हैं, ये हमारे सब्जेक्ट केमिस्ट्री या केमिकल साइंस जो हम कह रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो हमने 11th-12th से लेकर के अब तक मास्टर्स में जितना भी पढ़ा होता है, वो सारी चीज़ें मिला जुला करके पूछी जाती हैं। जो मेजॉरिटी का पार्ट होता है वो भी हम सिलेबस में देखेंगे कि क्या रहता है। तो देखो, पार्ट बी में हमारे टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हमें 35 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। हमें 35 क्वेश्चंस करने होते हैं तो टोटल हमारा पार्ट बी 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है, सारे केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, वही 1/4, दैट इज 25% हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। हमारे जो पार्ट सी है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं लेकिन हमें करने सिर्फ 25 होते हैं। जो पार्ट सी है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है इसमें, और यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो ये आप कह सकते हो, और इवन मार्क्स भी बहुत ज्यादा कैरी कर रहा है। ये हमारा 25 मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो ये खुद 100 नंबर का हो गया अपना, है ना। तो बेसिकली आप समझो, ये जो हमारा पार्ट सी है ना, इसमें हमें ऑप्शन मतलब चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहीं हार्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें चूज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पार्ट सी में से चुनिंदा कुछ क्वेश्चन ही चूज करें। ठीक है, तो ये तो बात रही थी कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होता है CSIR नेट का, कितने मार्क्स का होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। सब में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट सी में क्योंकि वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसमें 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्क अपना रहता है। अगर आप गलत करोगे तो -1 हो जाता है, अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई नंबर नहीं मिलता। ठीक है, अब ये तो बात रही कि हमारे ये किस तरीके के एग्जाम आता है। टोटल 200 नंबर का होता है, 3 घंटे का जनरली हमारा एग्जाम रहता है केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो। अब इसका सिलेबस देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे इसका सिलेबस हमारा है क्या केमिकल साइंसेज का। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस है ये मैंने ऑफिशियल साइट से ही PDF से डाउनलोड करा है और इसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो, हमारे तीनों पोर्शन आते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों ही पोर्शन हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ऑलमोस्ट इन तीनों की वेटेज थोड़ी वैरी करती रहती है, कभी इनऑर्गेनिक का ज्यादा पूछ लेते हैं, कभी ऑर्गेनिक का ज्यादा, कभी फिजिकल का, पर रहती वेटेज उनकी ऑलमोस्ट सेम सेम सी ही है। मतलब ऐसा समझो कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, सिर्फ आप ऐसा मान लो कि 50% फिजिकल केमिस्ट्री पूछते, तो ऐसा नहीं होता। तीनों को ही अपना इक्वल ऑलमोस्ट वेटेज होती है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे मार्क्स हो जाते हैं इनके। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक अगर स्टार्ट करें तो हमारी जो केमिकल पीरियोडिसिटी है, ये लिखा देखो इन्होंने सिर्फ 3 पेजेस में इन्होंने सिलेबस लिख रखा है, लेकिन अगर आप डिटेल में जाओगे ना इसका सिलेबस, जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये बहुत वास्ट सिलेबस है CSIR नेट का खुद में। हम कहते हैं कि अगर किसी बच्चे ने CSIR नेट की तैयारी कर ली है अपने सब्जेक्ट को लेके, तो आप ऐसा समझो वो अपने सब्जेक्ट में पक्का हो चुका है ना। तो ये है अपना केमिकल पीरियोडिसिटी, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आपका आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, एटॉमिक रेडियस आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल, ये सब आता है। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आप समझो एक तरीके से हमारी केमिकल बॉन्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग आती है, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इससे भी आजकल बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस हो गए, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस हो गए कंसेप्ट, ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है हमारे एसिड और बेस के, उससे भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
फिर हमारा ये जो पूरा का पूरा है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इटसेल्फ इज अ ह्यूज चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में। इसमें आपका सारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसकी रिएक्शंस, मतलब कि कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, कोई प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो किस किस से बन सकता है, बहुत सारी चीजें से पूछी जा सकती हैं। उसकी पर्टिकुलर किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है ना, ये सारा मेन ग्रुप में आता है। उसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है आपसे, देखो जैसे पूरे सिलेबस में ही लिख रखा है, एलोट्रॉपी सिंथेसिस, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, बॉन्डिंग पूछी जा सकती है, उसमें इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है उन कंपाउंड्स की, क्योंकि मेन ग्रुप में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उन सभी की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस। फिर आते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये चैप्टर भी काफी बड़ा है, पर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे आप CSIR नेट या फिर हायर लेवल एग्जाम पे जाते हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जैसे हमारे डी ब्लॉक हो गए हमारे एलिमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज भी कभी कभी प्रॉपर्टीज होगी, उनके रिएक्शंस वगैरह, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल। इसके अलावा ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये एक अच्छा चैप्टर है और मतलब एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। जैसे अगर मैं कहूँ ऑनेस्टली तो मेन ग्रुप ऐसा है कि थोड़ा सा आपको ना मतलब आपको लर्निंग कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए मेन ग्रुप के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें याद करनी होती हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक कंसेप्चुअल चैप्टर है, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही आपके जो है रिएक्शन मैकेनिज्म आते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बना है ना, स्ट्रक्चर्स होगी, बॉन्डिंग होगी, आपकी जो है CFT थ्योरी होगी, LFT थ्योरी होगी, क्योंकि हम CSIR नेट में हम हायर लेवल पे आ चुके हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं कि भाई कोई कॉम्प्लेक्स बना है कैसे स्टेबल होगा एंड ऑल, ये सब आता है इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और कंसेप्चुअल भी है, समझने में आसान होता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ये, और स्कोरिंग भी होता है। फिर आते हैं हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, रिडॉक्स रिएक्शंस और एनालिटिकल। ये जो हमारे एलिमेंट्स है, जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एफ ब्लॉक से आजकल जो है मतलब ट्रेंड बना हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो रिएक्शंस होती हैं उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगर आप इसको बोलो ऑर्गेनोमेटिक्स, अब बहुत ज्यादा जो है खुद में एक वेट मतलब कैरी करके रखता है। ऑर्गेनोमेटिक अच्छा चैप्टर है और वेटेज इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। यूजुअली अगर हम देखते हैं मतलब लास्ट ईयर से देखे जाए तो इसकी वेटेज काफ़ी सही रहती है ना। तो मतलब अगर ओवरऑल बोलूँ ना तो एक तो ये मेन ग्रुप मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी बढ़िया है, इसमें काफ़ी नंबर का क्वेश्चन आता जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, हमारा ये ऑर्गेनोमेटिक्स। तो ये हमारे चैप्टर हैं, और देखते हैं इनऑर्गेनिक में और क्या क्या है सिलेबस में। इसके अलावा हमारे जो केजेस एंड मेटल क्लस्टर्स है, देखो इससे क्वेश्चंस काफी कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये सिलेबस में गिवन है, तो हो सकता है कि भाई क्वेश्चन अगर आए तो वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। ठीक है, केजेस एंड मेटल क्लस्टर, ये हमारे सुपरा मॉलिक्यूल्स जब आते हैं ना तब उसमें हम बात करते हैं इसकी। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आ जाती है अपने पास, जैसे सेपरेशन होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हो गए है ना, हमारे पास इलेक्ट्रो और थर्मो एनालिटिकल मेथड्स हो गए। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी हम इसमें काउंट करते हैं, वो भी सिलेबस में गिवन है। फिर हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, जैसे हमारे पास पोरफायरिन है ना, ये किस तरीके से काम करते हैं, हमारे जो इनकी एप्लीकेशन है वो क्या है, इनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह क्या होती हैं है ना, ये कैसे कैसे शिफ्ट होती है इनमें है ना, वो सभी पूछा जाता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है, या फिर कोई पर्टिकुलर एंजाइम में क्या मेटल प्रेजेंट है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो इनऑर्गेनिक भी मतलब बढ़िया चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन बढ़िया से पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारा कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछी जाती है, जैसे IR हो गया, हमारे रमन हो गया, NMR, EPR, ESR हो गया हमारे पास है ना, UV विजिबल हो गए, MS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, और भी बहुत सारी टेक्निक्स जिससे हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमारा एक टॉपिक रहता है। एक हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखो बहुत जगह हम काइनेटिक्स में भी पढ़ लेते हैं, बहुत जगह हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं थोड़ी थोड़ी। इसके अलावा अगर आप इसमें बोलोगे तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, इसमें फिजन फ्यूजन हो गई, हमारे पास रेडियो एनालिटिकल रिएक्शन हो गई। इसके अलावा जो हमारे पास रिएक्शन होती है कि भाई आप कार्बन डेटिंग कर रहे हो, उस पर बेस भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे आप इसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो आप इसे केमिकल काइनेटिक्स में भी कंसिडर कर सकते हो है ना। तो ये हमारा जो है ना मेन ओवरऑल इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसकी आपको PDF लिंक बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। और ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है, तो ये
कुछ मतलब गलत नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सही है। बस ये दिखने में ही छोटा लगता है नेट का सिलेबस, पर ये है बहुत वास्ट जब आप इसे पढ़ने बैठते हो। ठीक है, वो तो लिख देते हैं। देखो जैसे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने सिंपल लिख रखा है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, लिखा उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स खुद में बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। इसके खुद 2 चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स को, अगर आप पढ़ते हो ना बैठने तो 2 चैप्टर में पढ़ते हो। भाई पहले चैप्टर में आप पढ़ लोगे पोस्टुलेट और ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ते हो, है ना, आप पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ते हो, आप एसएचओ पढ़ते हो, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो। हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, अपना हाइड्रोजन एटम हो गया, है ना, हमारा पार्टिकल ऑन रिंग हो गया, पार्टिकल ऑन स्फीयर हो गया। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। टनलिंग हो गया, हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बहुत सी चीजें। फिर उसके बाद आप अप्रोक्सीमेशन मेथड पे आते हो, जब आप एग्जैक्ट एनर्जीज नहीं निकाल पाते हो ना इस केस में। भाई मतलब जो आपका फर्स्ट पार्ट में हम क्या निकालते हैं, बेसिकली अलग अलग हम सिस्टम लेते हैं, उनकी एग्जैक्ट एनर्जीज निकालते हैं, मोमेंटम निकालते हैं, ये सब कैलकुलेट करते हैं। जब हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन मेथड पे आते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग वीबीटी पढ़ते हैं, वेरिएशन पार्टीशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। यहीं पे हमारी और चीज़ें आती हैं, जैसे एचएमओटी भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। क्वांटम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम सेकेंड उसमें पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्म सिंबल हो गया। टर्म सिंबल काफ़ी हद तक हम जो है ना क्या बोलते हैं, जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, जब हमारा ऑर्गल डायग्राम वगैरह आता है तब भी हम पढ़ लेते हैं टर्म सिंबल्स एंड ऑल। एटॉमिक स्ट्रक्चर का काफ़ी सारा पार्ट हम पीरियोडिसिटी में पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पार्ट हम क्वांटम में ही पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे भी आपके ऑर्बिटल्स क्या हैं, ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसे रहेगी, है ना, डीजनरेसी कैसी रहेगी, वो भी काफ़ी सारी पार्ट जो है क्वांटम में आ जाती है, कुछ कुछ पार्ट पीरियोडिसिटी में आ जाता है अपना। फिर इसके बाद आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन, मतलब मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी हमारा सिलेबस में है और एसिमेट्री प्रिंसिपल भी हमारा सिलेबस में है। ठीक है, फिर आप आगे आओ तो केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक्स, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ एमओ एंड वीबी थ्योरीज, हकल थ्योरी ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बेसिकली अगर आप इसे बोलो तो ये क्वांटम का ही पार्ट चल रहा है। जब आप क्वांटम पढ़ते हो ना तो आप एक एक करके पढ़ते हो। जब आप एचएमओटी पे आते हो तो ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक होता है अपना, ऑलमोस्ट बोला है मैंने पर बिल्कुल नहीं होता। तो ये क्वांटम का ही पार्ट है, ये हम क्वांटम में ही पढ़ते हैं। जो एचएमओटी थ्योरी होती है, हकल थ्योरी, कि हमारे कॉन्जुगेटेड साइक्लिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें किस तरीके से भाई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनकी एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका वेव फंक्शन क्या बनता है। वेव फंक्शन बन गया तो एनर्जी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, है ना। ऐसे ही डीलोकलाइजेशन एनर्जी पूछी जाती है और ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस पार्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास आ गया केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी आ जाती है हमारे पास, जिसमें हम लोग सिमिट्री पढ़ते हैं मॉलिक्यूल की, कि भाई ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये सिमिट्रीज प्रेजेंट है, ये उसका ग्रुप पॉइंट ग्रुप होगा। फिर उससे रिलेटेड हम उसकी और ज़्यादा चीज़ें निकालते हैं, जैसे हमारे कैरेक्टर टेबल आ जाती है ना, उसके लिए हम पढ़ते हैं सिमिट्री एलिमेंट पढ़ा है हमने, पॉइंट ग्रुप्स पढ़ते हैं, इसमें कैरेक्टर टेबल्स पढ़ते हैं, सिलेक्शन रूल्स पढ़ते हैं कि भाई कौन कौन सी ट्रांजिशन पर्टिकुलरली अलाउड होगी या कौन सी नहीं। तो ये जो मेन पार्ट है हमारा ग्रुप थ्योरी का है, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्वांटम का है, ये जो पार्ट है आपका ग्रुप थ्योरी का है। ठीक है, फिर आप आगे आओ, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में और देखोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये जो अभी तक हम 6th पार्ट तक आए हैं ना, ये सारे ना कनेक्टेड ही हैं। मतलब आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो इन्हें अलग अलग, फिजिकल केमिस्ट्री में आप अलग अलग पढ़ सकते हो इनको। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है, केमिकल बॉन्डिंग करके अगर आपको बॉन्ड वगैरह समझ में आ गए तो उसके बाद आप आगे कोई भी चैप्टर आप उठा के पढ़ सकते हो। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा है कि आप अलग अलग चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। एक बार आपने क्वांटम शुरू करी तो क्वांटम आप कंटिन्यू कर लो, क्वांटम आपका फिनिश हो गया। आप ग्रुप थ्योरी को अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा सा हम कहते हैं कि थोड़ा सा क्वांटम का, क्योंकि एक रहता है भाई अपने जो फॉर्मूले आते हैं वो हम क्वांटम से ही रिलेट करके पढ़ते हैं, तो पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो इसे आप अलग से पढ़ सकते हो। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफी सारी चीजें आती है, जैसे रमन आता है हमारा, जो कि आजकल का बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है हमारी इसमें, है ना। रोटेशनल आती है, वाइब्रेशनल आती है। रमन में भाई क्या सेलेक्टिविटीज है, कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं एक्टिव होगा, रोटेशनल एक्टिव है, वाइब्रेशनल एक्टिव है, इस तरीके से। फिर देखो जो नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स है। अब ये इन्होंने लिखा तो सिर्फ केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स है, अब अगर आप इसमें जाओगे ना तो लॉज, स्टेट, पाथ फंक्शन, उनकी एप्लीकेशन, ठीक है भाई, कौन से पाथ फंक्शन है, कौन से पाथ फंक्शन नहीं है, सारे लॉज बतानी चाहिए आपको। थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आपको बतानी चाहिए, भाई कौन कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोबैरिक है, आइसोकोरिक है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इन सब प्रोसेस में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा मैक्सवेल रिलेशंस आते हैं, स्पॉन्टिनिटी और इक्विलिब्रिया। देखो यहाँ पे उन्होंने सिंपल इक्विलिब्रिया लिख रखा है, यही कंटेन करता है आपका सब कुछ।
केमिकल इक्विलिब्रिया और आयनिक इक्विलिब्रिया भी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन देखो वैसे नेट में आयोनिक और केमिकल से कम पूछ जाते हैं, गेट में केमिकल से तो नहीं पूछते, मेजरली आयोनिक इक्विलिब्रिया से पूछ लेते हैं, नेट में थोड़े कम ही पूछते हैं, बट सिलेबस में लिखा हुआ है उन्होंने, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए हमें, हमारी जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज है। इन्होंने बोल दिया ली शैटलियर प्रिंसिपल हम अपना केमिकल उसमें पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, तो ये भी हमारा जो है सिलेबस में लिखा हुआ है। एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन, तो फेज इक्विलिब्रिया भी आ गया हमारा पूरा का पूरा। फेज रूल आते हैं इसमें हमारे जो है थर्मोडायनेमिक ऑफ आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस और सॉल्यूशंस, इन्होंने ये लिख करके बहुत बड़ा कर दिया है सिलेबस, है ना। तो देखो हम आइडियल गैस तक तो पढ़ लेते हैं, काफ़ी हद तक हम बीएससी में पढ़ लेते हैं, फिर हमारी नॉन आइडियल गैसेस भी सिलेबस में है। इसके बाद हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं उनका भी यही आ गया हमारा सॉल्यूशन, जिसमें हमारी जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है भाई, हेनरीज लॉ हो गए, रॉल्स लॉ हो गए, ये भी चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। तो मतलब देखो सिलेबस काफ़ी बड़ा है, हमें प्रिपरेशन अच्छे लेवल की करनी है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो ना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को, तो इसी में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड है हमारे 11th-12th क्लास की। हम 11th-12th में भी पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रिया, है ना। फिर हमारे ग्रेजुएशन में भी आती है कुछ चीज़ें। ग्रेजुएशन में अगर आप देखते हो अपने उसमें, तो कई जगह पे फेज पढ़ा देते हैं, फेज इक्विलिब्रिया, तो वो भी इंक्लूड है। इसके अलावा जो हम मास्टर्स में पढ़ते हैं अलग अलग चीज़ें, ओपन सिस्टम एंड ऑल, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। फिर इसी थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारा स्टैटिस्टिकल थर्मो आता है। अब ये स्टैटिस्टिकल थर्मो जो है दोनों चीज से मिलकर के बना होता है, क्वांटम और अपना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। वैसे इसमें थोड़ा क्वांटम का ज्यादा टच रहता है, हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तब उसके बारे में बात करते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें हमें बताया बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम इधर भी पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ते हैं ये, पर यहाँ पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये गैसियस स्टेट में भी पढ़ते हैं हम, है ना। फिर हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाता है इसमें, ये वही पार्ट आ गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये गैसेस का ही पार्ट है जो हम ग्रेजुएशन में पढ़ लेते हैं या फिर जो हम 11th-12th में पढ़ के आते हैं। फिर हमारे पार्टीशन फंक्शन हो जाते हैं, हमारे रिलेशन होंगे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के और कैलकुलेशन ऑफ मॉडल सिस्टम्स। मतलब बेसिकली अगर आप बताओ ना स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमारे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं और हमें उसमें ना पार्टीशन फंक्शन निकालना होता है, तो वो पार्टीशन फंक्शन हमें निकालना सीखना होता है, और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पार्टिकल्स का डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में, क्या प्रोबेबिलिटी है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, फर्मियंस, बोसॉन्स, ये भी इसमें आता है, पार्ट है इसका। फिर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है हमारी, उसमें आ जाएगा हमारा नर्च इक्वेशन आ गया, रिडॉक्स सिस्टम आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गए, डी बाई हकल थ्योरी आ गई, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं हमारी। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाओगे आप, कंडक्टेंस आ जाती है, कोई रॉश लॉ आ गया, उसकी एप्लीकेशंस आ गई, पूरा कंडक्टेंस, पूरी हमारा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तीनों पार्ट तो हैं ही इसमें। इवन हमारी पोलैरोग्राफी भी आ जाती है, कंडक्टोमीट्री, टाइट्रेशंस आ जाती हैं इसमें, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमारे 3-4 पार्ट्स है जिसको हम अलग अलग तरीके के पढ़ते हैं भाई। हमारे गैल्वेनिक सेल हो गया, अपना क्या बोलते हैं इसको, टाइट्रेशंस हो गई, हमारे पास कंडक्टेंस हो गई, और फिर हमारे पास डिफरेंट पोलैरोग्राफी भी हमारे पास आती है जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं। अभी आपको बताएंगे कि जब आप, मतलब आपको भी आगे बताऊंगी मैं आपको कि अगर आपको चूज करना है ना कि भाई आप किस चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज दो, किसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, तो वो नंबर के बेस पे भी हम देखेंगे। अभी थोड़ी देर रुकिए आप बस। हमारे पास फिर आ गया केमिकल काइनेटिक्स वो 11th से स्टार्ट होके मास्टर तक जाता है, जैसे कि हमारा बिल्कुल जो नॉर्मल हम चलते हैं भाई, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये तो है ही हमारा इसमें। इसके अलावा भी एंजाइम काइनेटिक्स है, सॉल्ट इफेक्ट्स आते हैं हमारे, होमोजीनियस कैटालिसिस आती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसी में हमारा जो हमारा आइंस्टाइन वगैरह आता है कि भाई फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हमारे कितने आइंस्टाइन्स यूज हुए हैं, है ना, वो सब आएगा। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी है ना, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, सब कुछ हमारा केमिकल काइनेटिक्स में कवर हो जाता है ये, है ना। फिर अगर आए फिर हमारे पास आ गया कोलोइड्स एंड सरफेस, इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे कोलोइड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताना होता है ना, प्रॉपर्टीज जो होती है कोलोइड्स की, आइसोथर्म्स, ये हमारा बेसिकली सरफेस से ही कवर होता है, आइसोथर्म्स हो जाएगा, एड्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, है ना। इसमें हेट्रोजेनस कैटालिसिस भी है, सरफेस रिएक्शन तो है ही, सरफेस एरिया,
है ना, रिएक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है ना, आइसोथर्म्स हो जाते हैं हमारे, बीईटी थ्योरम आती है, लैंगम्यूर आइसोथर्म्स आते हैं, सब इसमें इंक्लूड हो ही जाता है। फिर अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ब्रैग्स लॉ, एप्लीकेशन, बैंड स्ट्रक्चर, ये सब भी हमारे सॉलिड स्टेट में आता ही है ना, ब्रैग्स लॉ भी आता है उसमें। इसके अलावा अगर आप एक और चीज इसमें इंक्लूड करना चाहो तो सेमीकंडक्टर के जो बैंड गैप होता है वो भी इसमें आप काउंट कर सकते हो। फिर आ गए हमारे पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री में हमारे मोलर मासेस आती है, हमारी काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन आती है। ये छोटा ही चैप्टर है वैसे तो पॉलीमर, बट इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कुछ कुछ फॉर्मूलेज पे, तो वो हमें पता होने चाहिए जब हम मतलब इसको कर रहे हैं पॉलीमर केमिस्ट्री को। फिर देखो डेटा एनालिसिस है, ये बहुत बेसिक सा जो हमारा मैथ्स होता है ना, जैसे भी आप क्या निकालते हो, मीन मीडियन मोड निकालते हो, है ना, एरर कैलकुलेशन, प्रिसीजन, एक्यूरेसी क्या होती है, इससे क्वेश्चन कम आते हैं पर फिर भी ये हमारे सिलेबस में गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास था ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस और अब आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। सिमिलर टू फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, सॉरी नॉट सिमिलर, बिल्कुल अलग है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से भी शुरू नहीं करनी होती है और आप कर भी नहीं सकते हो। आपको जो स्टार्ट करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो स्टार्ट करनी है जीओसी से ही। आपके सिलेबस में आईयूपैक नोमेनक्लेचर भी है, रीजियो और स्टीरियो आइसोमर्स भी हैं, है ना। आप स्टार्ट करते इसको जीओसी से हो, जीओसी एरोमेटिसिटी आप पढ़ते हो, फिर आप धीरे धीरे करके स्टीरियो केमिस्ट्री पे जाते हो। प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई, उसकी कन्फिग्रेशन हो गई, स्टीरियोजेनिसिटी हो गई, साइक्लिक कंपाउंड हो गए, डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड ऑल हुए, है ना। ये हमारी पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। एरोमेटिसिटी हम जीओसी में ही पढ़ लेते हैं या थोड़ा अलग करके पढ़ सकते हैं इसको। इसमें भी इन्होंने सिंपल लिख रखा है, बेंजोनेट और नॉन बेंजोनेट सिस्टम सारे के सारे आने चाहिए। और जनरेशंस बतानी उनकी रिएक्शंस, इसी में हमारी इंक्लूड हो जाती है SNAR, मतलब कि भाई सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाती हैं, है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म काउंट होता है इसमें, बहुत सी चीजें हैं एरोमेटिसिटी में, सारी रिएक्शंस इंक्लूड कर दो। एरोमेटिक कंपाउंड क्या है हमें पहचानने भी आने चाहिए। फिर हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स तो मतलब काफी बहुत बड़ा चैप्टर है। ये सब जब आप कर लेते हो स्टीरियो केमिस्ट्री, जीओसी और अपनी एरोमेटिसिटी, उसके बाद आप यहाँ पे जंप करते हो, फिर आप अपना जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट करते हो, है ना। और लिखने के लिए देखो इन्होंने सिर्फ लिखा है कि भाई आप जनरेशन देख लो, स्टेबिलिटी देखो, रिएक्टिविटी देखो, केटायन एनायन की, फ्री रेडिकल की, कार्बिन, बेंजाइंस और नाइट्रीन्स की, है ना। लेकिन ये है काफ़ी मतलब बड़ा चैप्टर है और इसी में बहुत सारी रिएक्शंस आ जाती हैं। भाई कार्बिन की अलग अलग रिएक्शंस हैं, नाइट्रीन की अलग अलग रिएक्शंस हैं, बेंजाइन की अलग रिएक्शंस हैं, है ना। केटायन एनायन की रिएक्शंस हम अलग पढ़ते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ये चैप्टर भी बहुत बड़ा है, मतलब ये टॉपिक भी खुद बड़ा है और इसको जरूरत होती है, आपके बेसिक जीओसी की जरूरत होती है और इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, मतलब बहुत स्कोरिंग भी है ये टॉपिक अगर आप करते हो इसको। तो इसमें इन्वॉल्व होती है एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या फिर रेडिकल स्पीशीज की रिएक्शन है, या फिर अगर हमें डिटरमाइन कर रहा है रिएक्शन पाथवे, है ना। फिर आगे भी हमारे पास कॉमन नेम रिएक्शन आ गई, हमारे पास नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट्स। एप्लीकेशन बतानी है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो हम यूज़ करते हैं, तो नेम रिएक्शन भी हमारी बहुत मतलब काफ़ी सारी नेम रिएक्शंस होती हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी है। ये जो टॉपिक्स हैं हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट, है ना, ये हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया, मैकेनिज्म हो गया और नेम रिएक्शन हो गए, या आप ऐसे समझो ये कनेक्ट करके ही पूछे जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन और बेसिकली ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं, जैसे भी आपके ऑक्सीडेटिव रिएजेंट्स क्या होते हैं, आपके रिडक्टिव रिएजेंट्स कौन कौन से हो गए, है ना, फंक्शनल ग्रुप हो गए, इंटर कन्वर्जन कैसे करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में आ गई हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेटिंग, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, है ना, अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, इस तरीके से वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। कॉमन कैटलिस्ट पढ़ते हैं, रिएजेंट्स पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटिक, एंजाइमेटिक। हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली, अच्छा हाँ, यहाँ पे हम लोग वो भी पढ़ते हैं कि भाई आपका जो डिफरेंट कपलिंग होती है ना, वो हम थोड़ा सा ऑर्गेनोमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे लिखा है ना ऑर्गेनोमेटिक, एंजाइमेटिक, ये थोड़ा सा हम ऑर्गेनोमेटिक्स में पढ़ लेते हैं। ये जो एंजाइमेटिक है ये हम बायो इनऑर्गेनिक में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये ना कनेक्टेड है, बट फिर भी हमारी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे क्या फर्क पड़ता है उनका, वो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली और अलग से पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसमें कीमो, रिजियो और स्टीरियो सेलेक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस होगी, जिसमें रेट्रो सिंथेसिस सिलेबस में दे रखा है इन्होंने। हालांकि रेट्रो से क्वेश्चंस कम आते हैं, रेट्रो से, पर फिर भी इन्होंने सिलेबस में दे रखा है, तो भाई सिलेबस में है तो करना तो बनता ही है ना, करना तो पड़ेगा ही।
रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथॉन्स, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस हो गई, अनपुलोंग और रिएक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स भी होते हैं इसमें, जो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं, प्रोटेक्टिंग और अनप्रोटेक्शन जो है हमारी, ये सब कनेक्शन में ही रहती है पूरी। आप ऑर्गेनिक को अगर पढ़ोगे तो वो एक्चुअल में कनेक्टेड ही रहती है ना। फिर देखो हमारे पास एसिमेट्रिक सिंथेसिस हो गई, जिसमें कायरल ऑक्सिलरीज हो गई, मेथड ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शंस हो गए हैं, है ना। हम उसमें रिएजेंट पढ़ते हैं, कैटलिस्ट पढ़ते हैं, कंट्रोल रिएक्शंस पढ़ते हैं, मतलब इनकी जो रिएजेंट और कैटलिस्ट कंट्रोल रिएक्शंस हैं वो हम देखते हैं अलग अलग। फिर हमारे पास हो गई डिटर्मिनेशन ऑफ एनेंशियोमर एंड डायस्टीरियोमेरिक एक्सेस हम देखते हैं, है ना। मतलब बेसिकली यही है कि अगर आपका एक स्टीरियो आइसोमर बन रहा है तो वो मेजर बन रहा है, क्यू बन रहा है। अगर आप दूसरा रिएजेंट लोगे तो वो क्यू, दूसरा रिएजेंट लोगे तो क्या बनेगा, क्या मेजर बनेगा। इस तरीके से एसिमेट्रिक सिंथेसिस होती है, जो कि नेट का थोड़ा सा ना फेवरेट सा टॉपिक है, क्योंकि ये तो पूछते ही हैं, अब उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व कर देते हैं वो। आगे चलते हैं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। आप कह सकते हो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री, इसी में है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये थोड़ा सा अलग है कहने के लिए आप कह सकते हो, लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं वो सब कनेक्ट करके आते हैं कि पहले आपसे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करवा ली, फिर आपसे रिएजेंट्स वगैरह डलवा दिए, उसी में आपसे नेम रिएक्शन वगैरह हो गई, मतलब सब कनेक्ट करके पूछते हैं। या फिर पहले आपसे नेम रिएक्शन करवा दी, फिर फोटो केमिकल रिएक्शन करवा दी कोई, है ना। तो आप इसे पढ़ना चाहो तो आप इसे अलग से पढ़ सकते हो, पर इसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होनी। आगे चलते हैं तो ये पूरा हमारा हेट्रो कंपाउंड आ जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड है। फिर हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जैसे इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने पेप्टाइड्स, फैटी एसिड और डीएनए, न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इनमें से भी बोलूं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा मतलब बड़ा होता है, काफी सारा पॉसिबिलिटी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछने के बहुत चांस होते हैं कि भाई आप पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन में से पूछे जा सकते हैं कि भाई कनेक्टिविटी बताओ, कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में, है ना, या फिर कोई अगर शुगर है, रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, बेसिक सी चीज है। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन होते हैं, ये हमारी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाती है। तो आप अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देखो तो तीन अलग हैं, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है ना। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्वेश्चन करते हो, न्यूमेरिकल रहती हैं चीजें। फिर आप जब इनऑर्गेनिक में जाते हो तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ईपीआर, ईएसआर देखते हो मेन। जब आप ऑर्गेनिक में जाते हो तो आप ये देखते हो भाई आईआर हो गया, यूवी हो गया, 1H हो गया, 13C हो गया। 13C भी इसमें इंक्लूडेड है। 13C हम बीएससी में तो नहीं पढ़ते हैं, मतलब जो हम जैम का एग्जाम देते तब नहीं पढ़ते, बस सीएसआईआर नेट में है। मास भी है इसमें, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं वैसे। आगे चलते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा मेन सिलेबस था कि भाई हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, इनऑर्गेनिक का क्या है, ऑर्गेनिक का क्या है ना। इसके अलावा उन्होंने सिलेबस में ना कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स भी दे रखे हैं, जैसे भाई आपको ना इनकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि भाई केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। फिर हमारा कैटलिसिस और ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री होगी, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री होगी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होगी। इनकी आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, इसमें आपको डीपली नहीं जाना, क्योंकि ये जो हम पढ़ते हैं ये बेसिकली जब हम ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, तब हम पढ़ रहे होते हैं ये चीज। इनमें आपको बहुत डीपली नहीं जाना, अगर पूछते हैं तो ये ऊपर सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। तो ये तो हमारा ना बेसिक सिलेबस था, आप इसकी टेंशन मत लेना, आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगी, ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोडेड है, आप वो देख लेना। बट अब मैं आपको मेन आती हूँ, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई कौन सा टॉपिक है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कि भाई चलो अगर इतना नहीं तो इतना सही, क्या चीज कर लें कि हमारे नंबर बन जाए बढ़िया। तो देखो आज की डेट में 2025 जो हमारा चल रहा है, उसकी डेट में मैं नहीं बोलूंगी कि आप कोई चीज छोड़ के जाओ, क्योंकि अब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वो ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछ लिया, वैसे अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा है, लेकिन हर टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो आप एटलीस्ट इतना कर जाओ कि अगर आसान क्वेश्चन आए तो आप बिना घबराए वो क्वेश्चन सही कर दो। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखो पहली मैं बोल रही हूँ कनेक्टेड है, आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ा, आपने सोचा चलो जीओसी छोड़ देते, कम नंबर की आती है, कुछ और कर लेते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट या रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेते हैं, तो जीओसी के बिना आप ये नहीं कर पाओगे, इनके बिना आप ऐसे ये चीज नहीं कर पाओगे,
है ना। तो ये कनेक्टेड ही आपस में। देखते हैं एक बार अगर आप देखोगे जीओसी और एरोमेटिसिटी, तो ये लास्ट 5 टाइम्स के हमारे जो नेट हुआ है उसके कोरस्पॉन्डिंगली आप देख सकते हो जीओसी अपना 8 से 10, कभी 2 नंबर की भी पूछी गई है, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन आया जीओसी का और एरोमेटिसिटी इंक्लूड करके। इसमें देखो 16 मार्क्स की पूछी गई थी, और अभी जो जून 2025 हुआ है उसमें 8 मार्क्स की पूछी गई है। तो मतलब चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछते। देखो एक बार हुआ है कि बिल्कुल नहीं पूछा, एक बार हुआ कि भाई बहुत सारा पूछ लिया उन्होंने, है ना। फिर देखो स्टीरियो केमिस्ट्री, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री में भी देखो बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ये 18 मार्क्स की होगी, फिर एक बार 8 की होगी, 10 की होगी, 8 की होगी, 16 की होगी, मतलब अच्छा खासा पूछने के लिए पूछ सकते हो स्टीरियो केमिस्ट्री से भी। फिर देखो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये तो अपना मतलब हाई वेटेज रखता ही है हमेशा, मतलब कभी कम नहीं हुआ, ये थोड़ा सा हो गया बस आप कह सकते हो। एक्चुअली सही बताऊं तो ये जो चीजें होती है ना, ये तीनों ये कनेक्टेड ही होती हैं अपनी, रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन, इनको आप साथ में ही आप कंसिडर करो तो ज़्यादा बेटर है। और यही हमारा जो है ना बहुत मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है, मैक्सिमम पोर्शन यही रखती है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब मार्क्स वाइज। तो देखो ये तीनों ही टॉपिक ना बढ़िया हैं, बढ़िया से पूछे जाते हैं। देखो इस हमारे जून 25 में तो ये 24 मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स का है ना, और ये 8 मार्क्स का है। तो टोटली आप कर लो, आप इन तीनों को साथ में ही रख के करना, है ना। आगे चलते हैं। पेरिसाइक्लिक को आपको मैंने बोला, पेरिसाइक्लिक को आप अलग से कर सकते हो, पर बेसिक आपका फिर भी क्लियर होना चाहिए। पेरिसाइक्लिक भी मतलब अच्छे मार्क्स से पूछी जाती है। देखो ये चीज हो गई, और आजकल तो ऐसा हो चुका है ट्रेंड कि इसको इससे ही कनेक्ट करके पूछा जाता है ना। तो मतलब अलग से क्वेश्चन आना होता है, लेकिन कनेक्टिविटी अभी भी मेंटेन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर हेट्रो हो गया, हेट्रो खैर छोटा ही चैप्टर होता है, एक क्वेश्चन आ गया या 2 क्वेश्चन आ गया मुश्किल से, इसका इतना ही रहता है हेट्रो का। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो भी अपने में मतलब बढ़िया एक स्कोरिंग है, अलग से आप इसको कर सकते हो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अगर आपको बेसिक पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये अपना एक स्कोरिंग चैप्टर होता है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो। ये तो रही थी बात ऑर्गेनिक की। ऐसी हम बात करते हैं थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जाओगे तो आप देखोगे केमिकल बॉन्डिंग, मतलब बहुत मतलब बढ़िया चैप्टर है, समझने का चैप्टर है, और बहुत स्कोरिंग भी है। देखो 8 का, ये तो खैर कम दिख रहा है आपको, 8, 16, 22, 12, 8 इधर भी कम दिखा होगा, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी कर लेता है, ठीक है। और आसान है, करने में इंटरेस्ट आएगा आपको इसे, तो आप ये कर सकते हो, मतलब करना ही चाहिए ये टॉपिक। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो कभी हल्का पड़ा ही नहीं, ये देख लो आप, ये एक बार को हल्का पड़ गया, लेकिन इस बार 32 नंबर का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आया था, 32 मार्क्स इज अ वेरी ह्यूज नंबर। ऑर्गेनोमेटेलिक भी कोई हल्का टॉपिक नहीं है, बिल्कुल मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। देखो 40 मार्क्स का 2024 में आया था, 26 मार्क्स का इस बार आया था। मेन ग्रुप पीरियोडिसिटी अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो मेन ग्रुप भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बस इसमें थोड़ी सी ना याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो थोड़ा मुश्किल लगता है कहीं, मतलब जब पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि एक तो वास्ट है इसकी, तो वो ही नहीं है, मतलब आपको सीमा नहीं है मेन ग्रुप की, जितना पढ़ो उतना कम है, ठीक है। बस पढ़ लो इनफ। देखो 32 नंबर का है, कभी सिर्फ 2 नंबर का ही आया है ना। फिर आ गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक देखो 8, 10, 16, 4 और ये 6, कभी एक बार बढ़ गया था, अपना ट्रेंड में हो गया था कि चलो अब तो ज्यादा नंबर का आ रहा है, पर फिर वो अपना नॉर्मल हो गया। पर है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जीरो है, मतलब क्वेश्चन तो आया ही आया है इन टॉपिक से, एक आए 2 आए या चाहे इतने मार्क्स का आ जाए, है ना, पर क्वेश्चन आया है। एसिड बेस भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो की बात करें तो ये खैर थोड़ा छोटा ही रहता है अपना, इसमें 6 मार्क्स का आ गया, कभी 10 का। देखो अब की बार तो इसमें ट्रेंड बढ़ रहा है, अपना जो मार्क्स हैं वो बढ़ रहे हैं इसमें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो के, 10, 12, 20। मतलब जो पहले हम छोटा चैप्टर समझते थे कि अरे चलो इसे छोड़ जाते हैं, अब नहीं रहा वो चीज कि भाई छोड़ के चले जाओ, क्योंकि कुछ ही नहीं पता कि भाई कौन सा चैप्टर कब वो कितना ज्यादा पूछ ले। जैसे ये हो गया हमारा बायो ऑर्गेनिक, छोटा ही चैप्टर है अपना, है ना, एक बार सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और एक बार देखो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं उसमें। एक बार मतलब जो लास्ट टाइम हुआ है वो 10 मार्क्स का पूछा गया है बायो ऑर्गेनिक। तो ये हमारी इनऑर्गेनिक का था कि भाई हमारे पास कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको एक चीज ध्यान दिखाऊंगी, ये क्वांटम मैकेनिक्स मतलब क्वांटम केमिस्ट्री,
ये यूजुअली ना इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, भी 30 मार्क्स का। खैर देखो 38-28 मार्क्स का वैसे आ रखा है, काफ़ी ज़्यादा। इस बार जो हमारा जून 25 हुआ था इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे क्वांटम के, तो मतलब बढ़िया स्कोरिंग है, अपना बड़ा चैप्टर है और काफ़ी मार्क्स कैरी करता है, वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और हर साल रही ही है, कभी कम मुझे तो नहीं दिख रही कि कभी कम हुई है, बस ज़्यादा ही हुई है इसकी वेटेज। फिर देखो केमिकल काइनेटिक्स है अपना, केमिकल काइनेटिक्स में अपना देखो कभी 30 मार्क्स का आ गया, ये अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई बढ़िया बढ़िया, है ना। ये देखो 12 का आ गया है इस तरीके से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी 16 का आया है, कभी 8 का आया है, फिर 10 का, फिर 8 का, फिर से 8 का आ गया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पूछा नहीं कि भाई 0 क्वेश्चन, नहीं, क्वेश्चन तो पूछा गया है, कम ज्यादा हुए हैं। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लो, स्टैटिस्टिकल और केमिकल दोनों को इंक्लूड करके, तो कभी तो बहुत कम आया है, कभी बहुत ज्यादा भी आ गया है, कभी 20 का आ गया, 16 का आ गया, 14 का, 12 का आ गया, इस तरीके से। बेसिकली जब डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते हो ना थर्मोडायनेमिक्स में, तो या तो कभी वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा पूछ लेते हैं, स्टैट कम पूछ लेते हैं, कभी स्टैट ज्यादा पूछ लेते हैं, केमिकल कम पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर सॉलिड स्टेट है अपना, सॉलिड स्टेट भी अपना वैसे कहने के लिए तो छोटा होता है, पर मतलब ठीक मार्क्स का पूछा जाता है, सॉलिड स्टेट भी पूछा तो जाता है। फिर अपना क्वांटम आपको बता ही दिया, बहुत मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो काफ़ी मतलब मार्क्स एकदम लेके रखता है अपने में, और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं इससे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में वही आ गया हमारा फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें देखो 12, 10, 4, 4 और 6, अभी थोड़ा कम हो गया कि कम पूछ रहे हैं, पर वैसे पूछते अच्छे से हैं ये क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट पे चले सरफेस और पॉलीमर, तो इसमें से भी देखो एक बार तो देखो 18 क्वेश्चन है, ये छोटा सा ही चैप्टर, सरफेस और पॉलीमर को इंक्लूड कर दोगे, पॉलीमर भी छोटा है, सरफेस भी छोटा है। कई बार ऐसा सोचते हैं बच्चे की चलो छोड़ जाते हैं, छोटे चैप्टर हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, एक बार आ गया 18 मार्क्स का। और अगर इजी क्वेश्चन भी आएगा तो भी नहीं कर पाओगे आप, अगर छोड़ के चले जाओगे पूरा का पूरा, तो थोड़ा तो करके जाओ, है ना। ये हो गया 8, हो गया 8, 10, ये 10 का मार्क्स आ गया, 10 मार्क्स का भी मतलब 10 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। देखो क्वालिफाई करने के लिए तो 1 मार्क्स ही काफी है ना, 1 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है। फिर देखो ग्रुप थ्योरी अपना 14, 2, 6, 10, 8। ग्रुप थ्योरी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मतलब इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप अलग से ही इसको बिल्कुल मानो तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, स्कोरिंग है। तो देखो ओवरऑल मैं आपको अगर ओवरव्यू बताऊं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये चीजें बिल्कुल भी मत छोड़ के जाओ। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सब कुछ ही जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल अलग है। अगर आप ये पढ़ो अलग से तो अच्छे से पढ़ सकते हो और स्कोर भी कर सकते हो, स्कोरिंग है। फिर अगर आप बात करोगे इनऑर्गेनिक में, तो देखो केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल मत छोड़ के जाओ, इसके बिना आपको समझ नहीं आएगा भाई बॉन्ड कैसे बना, क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कहाँ पे पी ऑर्बिटल है, ओवरलैप होगी या नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक्स, मेन ग्रुप बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब इसका मतलब अंत नहीं है, जितना आप कर सको उतना आप जरूर करो, ठीक। उसके बाद एफ ब्लॉक एसिड बेस है, ये थोड़ा छोटा चैप्टर है, आप करने के लिए कर सकते हो। और बायो इनऑर्गेनिक, ये हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि शुरू से ही ज्यादा मार्क्स मतलब अच्छे से कैरी करके आए हैं, और ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मो, इसके अलावा क्वांटम हमारे पास होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और ग्रुप थ्योरी खैर छोटा चैप्टर है, करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये स्टार मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं ऐसे जिनको आपको करना ही चाहिए। बाकी आपको सिलेबस डिटेल बता दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ हेल्पफुल लगी होगी कि हाँ भाई आपने मार्क्स एनालिसिस देखा तो इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंगली तैयारी कर सकते हो कि भाई ये चैप्टर हम पहले उठा लेते हैं। ऑर्गेनिक में मत करना ऐसा, ऑर्गेनिक में नहीं हो पाता, और इनऑर्गेनिक में एक बार को हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग करने के बाद, ठीक है। फिजिकल में आप जरूर कर सकते हो ये चीज़, जो आपको लग रहा है कि ये हाई वेटेज का है तो उसको आप पहले उठा के अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट।